हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थेरेपी कि कौन कौन सी ऐसी थेरेपीज हैं जिनका यूज कर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन फिर भी ब्रॉडली आपकी थेरेपीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: साइकोडायनेमिक थेरेपीज, बिहेवियरल थेरेपीज एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी आपके सिलेबस में नहीं है। बिहेवियरल थेरेपी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बिहेवियरल थेरेपी में क्या होगा, इस थेरेपी का नाम है बिहेव, मींस जिसमें बिहेव को ठीक किया जाए। कैसे बिहेव को, कि जब कोई पर्सन फॉल्टी लर्निंग कर लेता है, मतलब एक तो अगर आप अच्छा सीखोगे तो आपका बिहेव अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको सिखाया ही गलत गया है तो आपके बिहेव में प्रॉब्लम्स ऑक्यूर होंगी। तो बिहेवियरल थेरेपी का मेन एम क्या होता है, फॉल्टी बिहेवियर्स और थॉट्स को रिकॉग्नाइज करके उन्हें ठीक करना और पेशेंट को एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करना। तो देखिए, बिहेवियरल थेरेपी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लर्निंग प्रोसीजर्स के वजह से ही हम लोग कुछ गलत बिहेव्स को भी अपनी लाइफ में सीख लेते हैं और आगे चलकर ये फॉल्टी बिहेव आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये कोई यूनिफाइड थेरेपी नहीं है कि किसी भी तरह के बिहेव में प्रॉब्लम आई और एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज कर लिया और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपका एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेव है, आपका डिप्रेशन वाला बिहेव है, इरेशनल थॉट्स हैं, ठीक है, तो जिस तरीके का आपका बिहेव होगा उस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करके वैसे ही बिहेवियरल टेक्निक प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि बिहेवियरल टेक्निक भी बहुत सारी है जो कि ये देखते हैं कि किस तरह के बिहेव में गड़बड़ है, उस गड़बड़ वाले बिहेव को आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। मींस इसके अंदर कोई एक सिंगल टेक्निक का यूज नहीं किया जाता। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कोई भी जो बिहेवियरल टेक्निक या किसी भी तरह की आप थेरेपी, मतलब बिहेवियरल थेरेपी में जो आप टेक्निक यूज करेंगे उसका मेथड ये होगा। मेथड सभी टेक्निक्स का सेम होगा, लेकिन जो थेरेपीज है वो बिहेव वाइज अलग अलग हो सकती है, मींस टेक्निक्स अलग अलग हो सकती है। तो सबसे पहला मेथड के अंदर आपको ये देखना है कि बिहेवियरिस्ट जो है, जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिक है जो बिहेवियरल थेरेपी यूज करते हैं, उनका ये मानना है कि किसी बिहेव में अगर आपको मेल फंक्शनिंग दिखे, जब आपको ऐसा लगे कि इस बिहेव में गड़बड़ है, ये इंसान ये बिहेव नॉर्मल नहीं कर रहा है, तो उस मेल फंक्शनिंग बिहेव को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि जो मेल फंक्शनिंग बिहेव है, फॉल्टी बिहेव है, उसका कारण क्या है। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, कोजेस, कि वो फॉल्टी बिहेव आया कहां से सीखा इसने ये फॉल्टी बिहेव। फिर उसके बाद जब ये पता लग जाता है कि कहां से सीखा, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इस थेरेपी में कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फॉल्टी बिहेव को बनाए रख रहे हैं। मींस क्या ऐसी वजह है जिस वजह से पर्सन अपने इस फॉल्टी बिहेव से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए हमें उस पर्सन के पास्ट में जाना पड़ता है कि पास्ट में कहां से इस पर्सन ने अपना फॉल्टी बिहेव सीखा। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है उसके अंदर आपके पास्ट को फिर से रीअलाइव किया जाता है, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी में कभी भी आपके पास्ट को रीअलाइव नहीं किया जाता। बस आपके पास्ट का यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। आपके सामने उस पास्ट की बात कभी भी नहीं की जाएगी, लेकिन साइकोडायनेमिक थेरेपी में ट्रीटमेंट के लिए आपके पास्ट की बात आप खुद बताएंगे, आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा। कई ऐसे मेथड यूज होते हैं। तो बिहेवियरल थेरेपी में पास्ट का यूज सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स जानने के लिए किया जाता है कि ये फॉल्टी बिहेव आया कहां से। अब इस मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, तो वो पर्सन जो स्मोक कर रहा है, तो स्मोकिंग क्या हो गया, उसका मेल फंक्शनिंग बिहेव। उसके पेरेंट्स एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास गए कि हमें हमारे बच्चे की स्मोकिंग छुड़वानी है, ये बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लग गए। तो उस थेरेपिस्ट के लिए स्मोकिंग क्या बन गया, मेल फंक्शनिंग बिहेव। अब वो थेरेपिस्ट ये पता लगाएगा कि ये स्मोकिंग जनरेट कहां से हुई, किस वजह से इस बच्चे ने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया। तो पता लगाने के बाद ये पता चला कि जब उसके फाइनल एग्जाम्स थे तो उसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा था, वो डिप्रेशन में जा रहा था। तो उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उसने क्या करनी शुरू कर दी, स्मोकिंग। तो यहाँ पर उसकी स्मोकिंग का एंटीसीडेंट क्या हुआ, एंजाइटी।
और फिर उसके बाद आपका थेरेपिस्ट ये पता लगाएगा कि अब इस स्मोकिंग को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मेंटेन कर रहा है कि जब उस बच्चे ने स्मोकिंग की तो उसको रिलैक्सेशन फील हुआ। तो रिलैक्सेशन होना स्मोकिंग के बाद, आपका थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाना, वो आपकी स्मोकिंग की आदत को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। लास्ट में जाकर स्मोकिंग आपकी एक आदत बन गई, जिसको अपने बोलेंगे कि आपने अपने आप को टेंशन से बाहर लाने के लिए स्मोकिंग को एक हथियार बना लिया, और वो स्मोकिंग क्या हो गया, मेल फंक्शनिंग बिहेवियर। तो किसी भी तरह की बिहेवियर टेक्निक जो आप यूज करोगे उसमें ये आपके मेथड के प्रोसीजर है कि सबसे पहले मेल फंक्शनिंग बिहेव का पता लगाओ, एंटीसीडेंट्स का पता लगाओ और उन फैक्टर्स का पता लगाओ जो इस गलत बिहेव को मेंटेन करते हैं। जब ये सब चीजें पता लग जाती है तो आपका जो थेरेपिस्ट है यहाँ पर दो तरह की प्रोसीजर ऑपरेट करता है, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस और कंसीक्वेंस ऑपरेशंस। एंटीसीडेंट ऑपरेशन में आपका थेरेपिस्ट क्या करेगा, आपके जो कॉजेज है उसके अंदर चेंजेस कर देगा। मींस जिस रीजन की वजह से आपने कोई गलत काम सीखा है उस रीजन को ही चेंज करके उसके बदले एक सब्स्टिट्यूट वहां पर स्टैब्लिश कर देगा जो आपके फॉल्टी बिहेव को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा। कंसीक्वेंस के अंदर क्या होगा कि इन कॉजेस को चेंज करने में जो परिणाम आपको मिला उसे हम क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंस ऑपरेशन। और इन दोनों प्रोसीजर को यहाँ पर आपका थेरेपिस्ट किस नाम से बोलता है, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बच्चा खाना नहीं खाता रात के समय, उसकी मदर हमेशा कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा डिनर नहीं करता। तो ठीक है, तो यहाँ पर उसकी माँ को ये सलाह दी गई कि जो टी टाइम मतलब शाम के समय चाय के साथ या दूध के साथ आप अपने बच्चे को जो फूड देती हैं या कुछ भी खाने पीने को देती हैं उसकी क्वांटिटी कम कर दो। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कम कर दिया तो ये कहलाया एंटीसीडेंट ऑपरेशंस। जब शाम को उस बच्चे ने कुछ खाया नहीं तो रात को ऑटोमेटिकली उसको भूख लग गई तो उसने खाना खा लिया, इसे हम क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंस ऑपरेशन। तो इसी तरीके से आपके फॉल्टी बिहेव को चेंज करने के लिए एंटीसीडेंट्स में चेंजेस किए जाते हैं और फिर उसका कंसीक्वेंस देखा जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल टेक्निक्स कि ऐसी कौन कौन सी बिहेवियरल टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम फॉल्टी बिहेव्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली नेगेटिव रिइंफोर्समेंट टेक्निक है, जिसके अंदर अगर कोई पर्सन कोई गलत फॉल्टी बिहेव सीख रहा है तो आप उसे रिइंफोर्समेंट दो। वो रिइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमें डर है कि हम गलती करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए इंसान उस फॉल्टी बिहेव को छोड़ देगा, क्योंकि आपको नेगेटिवली रिइंफोर्स किया जा रहा है। तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्सन है कि अगर उसने कोई एक अच्छा काम किया, आप उसको क्या दे दो, एक रिवॉर्ड दे दो, प्राइज दे दो। आप चाहते हो कि ये अच्छा बिहेव वो बार बार करे, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, जिससे डिजायर्ड जो आपका बिहेव है उसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे एक बच्चा एक अच्छा काम करता है तो गेस्ट के सामने उसकी तारीफ कर दो, तो वो बच्चा वो तारीफ एप्रिसिएशन पाने के लिए फिर से वो अच्छा काम करेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अवर्सिव कंडीशनिंग के अंदर जो आपका मेल फंक्शनिंग बिहेव है उससे अवर्स मतलब अपोजिशनल कंडीशन क्रिएट की जाती है। मींस आप जाओ ही ना वो बिहेव करने के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि एक अल्कोहलिक है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट क्या करेगा कि उस अल्कोहलिक के साथ उसको पहले कोई हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। इलेक्ट्रिक शॉक देते ही तुरंत उसको कहा जाएगा कि लो ड्रिंक कर लो। तो जैसे ही वो अल्कोहल पिएगा तो उसे अल्कोहल की बोतल में से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आएगी और उसका मन ही नहीं करेगा उस अल्कोहल को पीने का। तो कहीं तो वो पर्सन अल्कोहलिक था, मतलब जानबूझकर जा रहा था अल्कोहल पीने, अब वो खुद उससे अवर्स हो रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं पीनी, इसमें से स्मेल आ रही है। ऐसा किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक उसके लिए फायदेमंद हुआ ना। तो इस तरह की कंडीशनिंग को हम क्या बोलेंगे, एवर्सिव कंडीशनिंग टेक्निक। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट जिन्हें अपने क्लाइंट के फॉल्टी बिहेव को चेंज करना है वो क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं या समझाते हैं क्लाइंट को कि अगर तुम एक अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें उस अच्छे काम के बदले में टोकन दिया जाएगा। पहले बताया नहीं जाता कि टोकन दिया जाएगा, उसने कोई अच्छा काम किया उसको टोकन दे दिया, उसे सिर्फ इतना कहा जाएगा कि तुम इन टोकन्स को कलेक्ट करो। ठीक है, तो मान लो उसने 10 अच्छे
काम किए तो उसको 10 टोकन दे दिए। लास्ट में उसको कहा जाएगा कि कितने टोकन्स हुए तुम्हारे पास, फिर उन टोकन्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा और बदले में उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट या रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो उस गिफ्ट या रिवॉर्ड के लालच में भी पर्सन अपने फॉल्टी बिहेव को धीरे धीरे चेंज करता जाता है और उसका बिहेव नॉर्मल हो जाता है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, टोकन इकोनॉमी टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट। इसके अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दोनों को साथ में यूज किया जाता है। मींस जरूरत पड़ने पर कभी नेगेटिव रेनफोर्समेंट यूज कर लिया और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर कभी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यूज कर लिया, मतलब बदल बदल कर। तो इसीलिए इस रेनफोर्समेंट को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेनफोर्समेंट टेक्निक। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या होगा, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में इरेशनल फियर्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, मतलब किसी भी चीज से बहुत ज्यादा डरना। तो इस तरह के डर को कम करने के लिए बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन होती है, इस तरह से एक क्राइटेरिया बना लिया जाता है। जैसे मान लो एक इंसान है, मैं आपको एग्जांपल दूं, उसको छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब इतना ज्यादा डर लगता है कि वो अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में इरेशनल फियर है कि ये मुझे काट लेगी, मैं मर जाऊंगा। तो इस तरह के डर का मान लो हमें ट्रीटमेंट करना है, तो यहाँ पर आपका थेरेपिस्ट क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेगा, एक हायरार्किकल लिस्ट, कि जो सबसे कम एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है ना, वो आपके सामने क्रिएट करे। मतलब वो लिजार्ड की एक पिक्चर आपको बिल्कुल दूर से एक बुक के अंदर दिखा रहा है और आपको कहा जाएगा कि देखो इस पिक्चर को, क्या ये जो लिजार्ड है, छिपकली आपको कुछ बोल रही है, आपको कुछ कह रही है? उसने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आपको कहेंगे कि चलो ठीक है, आपको हल्का सा डर लगा, रिलैक्स हो जाओ। साथ साथ में यहाँ पर आपका थेरेपिस्ट आपको रिलैक्स भी करेगा कि डरना नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको छिपकली की कोई पिक्चर नहीं दिखाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद वो बुक के अंदर उसकी पिक्चर दिखाएगा कि देखो इसको हाथ लगाओ, क्या आपको कोई हार्म हो रहा है? उसने कहा नहीं। उसके बाद वो उस बुक की तस्वीर को और उसके नजदीक लाएगा कि अब कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। फिर उसको वो दीवार पर असली छिपकली दिखाएगा कि आपको कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं। उसके पास लेके जाएगा। इस तरह से हायरार्किकली जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, वो धीरे से लेकर ऊपर तक धीरे धीरे उसका लेवल वो बढ़ाएगा और बीच बीच में अपने क्लाइंट को रिलैक्स भी करता रहेगा। उसे एकदम से हर चीज के साथ मतलब कि अडेप्टेशन नहीं सिखाएगा, बीच में उसको रिलैक्स भी करेगा, फिर उसको मतलब कि टेक्निक यूज करके उसके फॉल्टी बिहेव को चेंज करने की कोशिश करेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो पर्सन छिपकली से इतना ज्यादा डरता था, उसका इरेशनल फियर उसके दिमाग से इरेज हो जाएगा और वो कैपेबल हो जाएगा ये जानने में कि मैं बिना मतलब का इससे डर रहा था, अगर मैं चाहूं तो मैं इस सिचुएशन को फेस कर सकता हूं। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये टेक्निक दी थी वोल्फ ने। यहाँ पर एक प्रोसीजर, एक प्रिंसिपल काम करता है, जिस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इस प्रिंसिपल का ये मानना है कि जब दो अपोजिंग फोर्स म्यूचुअली काम करती है तो वीक जो फोर्स होती है ना, वो अपने आप दब जाती है। मींस यहाँ पर दो अपोजिंग फोर्सेस क्या है कि जो इंटरवल्स पे आपका जो थेरेपिस्ट है, जो आपको रिलैक्स भी कर रहा है और साथ ही साथ आपको एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन भी फेस करवा रहा है ना, और जिससे आपका जो डर है वो वीक डर था, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। लास्ट टेक्निक आती है मॉडलिंग। अगर आप किसी पर्सन के फॉल्टी बिहेव को चेंज करना चाहते हैं तो उसके सामने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाए कि उस सिचुएशन को वो जब भी ऑब्जर्व करे तो वो सोचे कि ऐसा बिहेव मुझे भी करना चाहिए। मीन्स ऑब्जर्व करके भी और ऑब्जर्व करवाकर भी हम फॉल्टी बिहेव्स को चेंज कर सकते हैं। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड मॉडलिंग टेक्निक। तो ये आपकी बिहेवियरल टेक्निक्स थी, जिनको अलग अलग तरह के बिहेव्स को ठीक करने के लिए बिहेवियरल थेरेपिस्ट यूज करते हैं। थैंक यू।